अस्सलाम माय नेम इज़ डॉक्टर सामिया जमील। यहाँ पे हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एड यूएसएमली स्टेप 1 2022 के अकॉर्डिंगली। उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्ब्रियोलॉजी और फर्दर हम पल्मोनरी एनाटमी और फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले हम पल्मोनरी एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब ये बनता कैसे है। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है या लंग वगैरह है, ये बनते कैसे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करते हैं। अब जो हमारे पास लंग बर्ड है वो रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम होती है और ये हमारे पास आउट ग्रोथ होती है ऑफ द फोरकट, जो हमारे पास फ्यूचर इसोफेगस होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक ड्राइंग में देखने की कोशिश करें, तो अगर हम इसे कंसीडर करें कि ये हमारे पास फ्यूचर इसोफेगस बन रहा है, तो यहाँ पे इसकी एक आउट ग्रोथ बन जाती है, जो बाद में हमारे पास रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम लंग बर्ड में चेंज हो जाती है, जो फर्दर आगे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई वगैरह बना देता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये आउटग्रोथ जो है इन दोनों के दरमियान एक सेप्टम बन जाता है, जो इन दोनों को सेपरेट कर देता है, मतलब जो हमारे पास ईसोफेगस होता है वो नीचे जाके स्टोमक में ओपन हो जाता है, और जो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी बर्ड बना है ना, ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंज हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिया आ जाता है और ऊपर फेरेंक्स लेरेंक्स वगैरह आ जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है कि ट्रेक्यो इसोफेगियल फिस्टुला बन जाता है, जिसे हम ट्रेक्यो इसोफेगियल फिस्टुला कहते हैं। अब ट्रेक्यो इसोफेगियल फिस्टुला में हमारे पास क्या होता है कि जो नीचे ये हमारे पास इसोफेगस है ना, ये नीचे जाके यहाँ पे एक ब्लाइंड एंड दे देता है हमें, और जो हमारे पास स्टोमक है वो नीचे ट्रेकिया के साथ अटैच हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि ये ट्रेकियो इसोफेगियल फिस्टुला बन गया है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टोमक होता है वो ट्रेकिया के साथ अटैच है, तो स्टोमक डिस्टेंशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो लंग्स वगैरह वहां से एस्पायरेट होके चीजें जो है स्टोमक से वो लंग्स में आ जाते हैं, और एस्पायरेशन नमोनिया होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही होती है हमारे पास। ट्रेकियो एसोफेगियल फिस्टुला हमारे पास बच्चों का एक मसला है। इसके अलावा ये हमारे पास ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस का ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लंग्स डेवलपमेंट। अब लंग्स डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो है एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी द एल्वुलाई। मतलब हमारे पास 5 स्टेजेस है जिसमें लंग डेवलप करता है इन एम्ब्रियोजेनेसिस। उसमें है एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वुलाई। अब हम फर्दर देते हैं, ई से हमारे पास है एम्ब्रियोनिक स्टेज जो 4 to 7 वीक की होती है। फिर पी से हमारे पास सूडोग्लैंडुलर फेज जो हमारे पास 5 to 17 वीक्स की होती है। फिर है कैनालिकुलर फेज जो 16 to 26 वीक की होती है। ऐसे आती है हमारे पास सेक्युलर फेज जो 24 वीक से बर्थ तक जाती है। उसके बाद है हमारे पास एल्वुलर फेज जो हमारे पास 36 वीक से 8 ईयर्स तक जाती है। अब डिफरेंट बुक्स में इनके वीक्स का डिफरेंट रेफरेंस लेवल है, लेकिन मैंने जो बुक फॉलो किया है वो यूएसएमडी स्टेप 1 की बुक है 2022 का एडिशन। तो उसके अकॉर्डिंगली जो वीक्स दिए हैं वो मेंशन है यहाँ पे। फर्दर हम नेक्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, स्टूडोग्लैंडुलर फेज में क्या होता है, क्लिनिकुलर में क्या होता है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले इन सारी चीजों को देखने से पहले हम लंग की एनाटमी देखते हैं। अब लंग की एनाटमी देखते हैं ना, तो यहाँ पे ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में बेसिकली डिफरेंस कार्टिलेज का होता है। ब्रोंकाई में कार्टिलेज होती है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज नहीं होती। ये हमारे पास जैसे ये है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे प्राइमरी ब्रोंकाई में चेंज हुआ है, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई में, और आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं। अब इन तीनों ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिफरेंस क्या है कि ब्रोंकाई में हमारे पास कार्टिलेज होता है और ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास कोई कार्टिलेज नहीं होता। आगे ब्रोंक्यूल्स से आगे फर्दर क्या होता है, हमारे पास ये एल्वियोलाई बनना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से आगे। अब ये यहाँ पे यहाँ इस तरह दिखा रहा है कि ये एल्वियोलाई बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब कैपिलरीज ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह। और वो क्या करती हैं, वो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। मतलब ऑक्सीजन जो है वो इनवर्ड मूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटवर्ड मूव करती है, और वहां पे गैस एक्सचेंज का एक पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब जो हमने पीछे लंग की स्टेजेस पढ़ी है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, उनके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कौन सी स्टेज में कैपिलरी बनेगी, कौन सी स्टेज में ब्रोंकाई बनेंगे, कौन सी स्टेज में ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो 4 to 7 वीक्स की होती है। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि लंग बर्ड बनना है। जो हमारे पास फोरकट है वहां से एक डावर्टिकुलम बनती है, उसे लंग बर्ड कहते हैं। वो आगे ट्रैकिया में चेंज हो जाती है, ट्रैकिया आगे क्या कहता है, ब्रोंकियल बर्ड बनाता है। ट्रेकिया ने आगे फर्दर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में चेंज होना होता है, तो वो ब्रोंकियल बर्ड बना देता है वहां पे। फिर एक मेन स्टेम ब्रोंकाई बनता है। फिर उसके बाद मेन स्टेम को हम प्राइमरी भी कह सकते हैं कि वो प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाता है। उसके बाद वो सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई में चेंज हो जाता है, और लोबार ब्रोंकाई आगे टर्शरी ब्रोंकाई बनाता है, जिसे हम सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं। ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज है। मतलब अब आपने ये याद रखना है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, वो लंग बर्ड से लेकर ट्रैकिया बनाता है, और
ब्रोंकियल बर्ड बनाता है जो आगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई बनाते हैं। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास जस्ट ब्रोंकाई बने, ब्रोंक्यूल्स की बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारे पास सूडो ग्लैंडुलर फेज। अब जहां भी कहीं पे ग्लैंडुलर का वर्ड आ जाएगा, दैट्स मीन कि वहां पे ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं और वहां पे सेक्रीशंस हो रही हैं। ये हमारे पास 5 to 16 वीक के लिए होता है। अब इसमें क्या कहते हैं कि लम्प्स रिजेंबल अ ग्लैंड, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया सूडो ग्लैंडुलर मतलब सूडो ग्लैंडुलर लाइक अ ग्लैंड होता है टू द लेवल ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब पिछली स्टेज जो हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़ी है उसमें जस्ट ब्रोंकाई तक बात आई है। ब्रोंक्यूल्स जो है वो हमारे पास सूडो ग्लैंडुलर फेज में बनना स्टार्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ना तो कोई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनेगा और ना कोई एल्वियोलाई बनेगा इसमें। ये जस्ट स्टेज जो है सूडो ग्लैंडुलर वो कहाँ तक जाती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। आगे हम बात करते हैं कि फीटल रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। अब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बातें लिखी हैं, लेकिन जब एक फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट जो होती है इन यूट्रो अकर होती है ना, तो फीटल लंग्स जो हैं वो एस्पायरेट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो जाके प्रेशर बिल्डअप करता है वहां पे और लंग्स को एक्सपैंड कराता है, एल्वियोलाई की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो मसल्स वगैरह होते हैं, स्मूथ मसल्स वगैरह जो हमारे पास एल्वियोलाई के होते हैं, वो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड से। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट करना होता है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू निकाल देते हैं। मतलब फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट जो होती है वो बेसिकली उसमें एयर नहीं होती, वो फ्लूइड होता है जो हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो बर्थ के बाद एयर में चेंज हो जाता है वहां, यानी वहां से सारा फ्लूइड खत्म हो जाता है लंग से और वो एयर उसे रिप्लेस कर देती है। अब हमारे पास थर्ड पे जो निमोनिक के अकॉर्डिंगली चीज बन रही है वो था एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्वोलाई। कैन से हमारे पास सी से कैनालिकुलर फेज आएगी जो 16 to 26 वीक के लिए होती है। अब इसमें क्या था कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो थे ना वो हमारे पास सूडो ग्लैंडुलर फेज में बन गए थे, वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बना देंगे और वो आगे फर्दर डिवाइड करके एल्वियोलर डक्ट्स बना देंगे। और एल्वियोलर डक्ट्स बन गए, सर्वाइवल आफ्टर बर्थ इज पॉसिबल। अगर फॉर एग्जांपल सूडो ग्लैंडुलर फेज या 16 वीक से पहले किसी बच्चे की बर्थ होती है तो उसका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके तो लंग्स डेवलप ही नहीं हुए हैं। तो ग्लैंडुलर फेज में कहते हैं कि सर्वाइवल जो है थोड़ा बहुत पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एल्वियोलाई जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट्स बन जाती है। एक और चीज इसमें मेंशन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैनालिकुलर फेज में हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और जो हमारे पास सर्फेक्टेंट बनाते हैं, जो हमारे पास कंप्लायंस को इंक्रीज करते हैं लंग्स की और ब्रीदिंग को इजी करते हैं। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कहाँ बनते हैं हमारे पास, हमेशा याद रखना है कि वो कैनालिकुलर फेज में बनते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। हम नेक्स्ट फर्दर ये देखते हैं कि इस पिक्चर में भी ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं और एल्वियोलाई बन रहे हैं, ये हमारे पास किस फेज में बनना, क्लिनिकुलर फेज में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है सेक्युलर पीरियड, जो हमारे पास 24 वीक से लेके बर्थ तक होता है। अब सेक्युलर पीरियड में क्या होता है कि जो एल्वियोलर डक्ट्स थी वो तो हमारे पास बन गई है ना क्लिनिकुलर फेज में, तो वो एल्वियोलर डक्ट्स फॉर्म करती हैं टर्मिनल सैक्स और कैपिलरीज मल्टीप्लाई इन कांटेक्ट विद द एल्वियोलाई। अब जो कैपिलरीज हैं जिन्होंने एक्सचेंज करना है सारी चीजों का, वो बन जाती हैं सेक्युलर फेज में, और वहां पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन इनवर्ड मूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटवर्ड मूव करती है। सेक्युलर फेज हो गया हमारे पास, सेक्युलर पीरियड या सेक्युलर स्टेज हो गया। अब हम लास्ट स्टेज देखते हैं। लास्ट स्टेज के अकॉर्डिंगली हमारे पास एल्व्यूलर फेज होती है, ये आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये 38 वीक ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है एल्व्यूलर फेज। इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल सेक्स होता है वो अडल्ट एल्व्यूलाई बना देता है। अब आफ्टर बर्थ से ये फेज स्टार्ट होकर एल्व्यूलराइजेशन की कुछ बुक्स में मेंशन है कि 8 ईयर्स तक जाती है, कुछ बुक्स में मेंशन है कि 10 ईयर्स तक लंग डेवलप होते रहते हैं, और कुछ बुक्स में 15 to 20 ईयर्स का वर्ड भी एडेड है कि जो एल्वुलराइजेशन है वो 15 to 20 ईयर्स तक होती रहती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो देखने की ये है कि एट बर्थ ओनली 1/3 ऑफ एल्वुलाई जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। फिर आफ्टर बर्थ क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई जो होते हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं इन नंबर में, और वो कंटिन्यू रहते हैं यानी इंक्रीज होते रहते हैं अप टू 10 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें क्या दिखा रहा है कि इनिशियली जो बर्थ है ना उस पे हमारे पास ये एक एल्वुलाई है। एल्वुलाई में बाद में सेप्टा ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और वो इसे एक्सपेंड करते रहते हैं, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। और ये सारा प्रोसेस हमारे पास आफ्टर बर्थ हो रहा होता है, जो हमारे पास सेप्टा फॉर्मेशन होते हैं, एयर स्पेसिस बनती हैं, सब डिवाइड होती हैं बाय सेप्टा से। अब यहाँ पे सारी स्टेजेस जो हैं ये एक पेज पे दी गई हैं, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, every pulmonologist pseudoglandular stage, can
कैनालिकुलर स्टेज, सी सेक्युलर स्टेज, एल्वेलाई एल्वेलर स्टेज। और इसके अकॉर्डिंगली 1 बाय 1 दिया गया है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से वीक पे क्या क्या चीजें बनना स्टार्ट होती हैं। ब्रोंका यहाँ तक रहते हैं, ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और एंड पे सेक्युलर स्टेज में वो आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वेलाई बनाना स्टार्ट करती हैं, एल्वेलर डक्ट, और लास्ट पे एल्वेलाई बनते हैं और वहां पे कैपिलरी नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर अब हमारे पास आगे इसकी डिसफंक्शन, यानी मतलब डिसफंक्शन ही फिगरमेंट इसे कहा जा सकता है, मतलब कि प्रॉपर अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लंग डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, तो पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होने के चांसेस हैं। अब पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, हाइपोमीन के कम, प्लेसिया मीन फॉर्मेशन, मतलब कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी रह जाती है कि लंग्स कम डेवलप करते हैं। अब इसका बेसिकली वो दो कॉज एक्सप्लेन करता है। एक कहता है कि वहां पे ओलिगोहाइड्रोमिनोज होती है, अगर फॉर एग्जांपल एमनियोटिक फ्लूइड मदर में कम है, तो वो जो इन यूट्रो ब्रीदिंग हो रही थी उसमें बच्चा जो है वो हमेशा एमनियोटिक फ्लूइड इनवर्ड मूव करा रहा होता है, तो वही कम होगा तो प्रॉपरली लंग की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज है कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। इसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि अगर फॉर एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास अगर डायफ्राम में इसे मेंशन कर दूं, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे लंग्स बन रहे हैं। अब नीचे हमारे पास जो होती हैं डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग्स होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग्स जो है ये प्रॉपरली बंद ना हो, मतलब इनमें कोई इलास्टिसिटी प्रॉब्लम हो, तो जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जब वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो वो जो यहाँ पे लंग डेवलप हो रहे हैं ना, इनकी फॉर्मेशन को कंप्रोमाइज करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपरली लंग डेवलप नहीं होंगे और वहां पे पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होने के चांसेस हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया अगर हो गया पेशेंट में, मतलब डायफ्रैग्मेटिक ओपनिंग जो है उनसे कंटेंट्स जो हैं वो हर्निएट कर रहे हैं एब्डोमिनल कंटेंट्स इनटू द थोरेसिक कैविटी, तो वो प्रॉपरली लंग्स को बनने नहीं देंगे और पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होने के चांसेस हो जाएंगे। लास्ट में है हमारे पास ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। अब जो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट होती है ना, इसे कहते हैं कि एबनॉर्मल बर्डिंग ऑफ द फोरगट है। अब फोरगट ने एक बर्डिंग तो बनाई है जो रेस्पिरेटरी बर्ड है या लंग बर्ड है, और फर्दर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंज हो गया है, लेकिन एक एबनॉर्मल बर्डिंग बन जाएगी और वो सोचेगा कि जी मैंने तो आगे लंग्स बनाने हैं, मैंने आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है, लेकिन उसमें ये सारी एबिलिटीज नहीं होंगी, तो वो एक एबनॉर्मल सा वहां पे बर्ड बन जाएगा। और ये यूजुअली मीडियस्टर्नम में प्रेजेंट होता है, कंटेन द क्लियर फ्लूइड। अब ये जो ये बर्ड होता है ना, ये अगर स्मॉल साइज का हो तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर लार्ज साइज का हो तो सर्जरी के थ्रू निकालना पड़ सकता है, क्योंकि ये कंप्रेस कर सकता है एयरवे को और वहां पे निमोनिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह काज करने के चांसेस होते हैं। और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो ये एक्सप्लेन करता है ब्रोंकोजेनिक सिस्ट का, कि उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। लास्ट पे हम देखते हैं पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, इसके एनाटमी के रिलेटेडली। अब जो हमारे पास पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है ना, वो इनिशियली बिफोर बर्थ, जब हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड मूव कर रहा होता है इन यूट्रो ब्रीदिंग में, तो वो बहुत ज्यादा होती है पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस। लेकिन जब बर्थ हो जाती है, जब वहां पे जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड उसे एयर रिप्लेस कर देती है, तो जो पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कम हो जाती है। इसे हम फर्दर लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच. See my more video for more information. Thank you.